प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो इकोनॉमिक्स लाइव क्लास है वो अध्याय 5 मांग की लोच इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मांग की लोच इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच को पढ़ने से पहले हम लोच शब्द को सीखेंगे। भाई लोच शब्द कहाँ से आया? जो लोच शब्द है इलेस्टिसिटी अंग्रेजी भाषा के शब्द इलास्टिक से आया है। जिस तरह से एक इलास्टिक को खींचकर बड़ा कर सकते हैं और छोड़ने पर वह छोटा हो जाता है, तो यानी कि कहना मतलब इलास्टिक एक ऐसी वस्तु है जिसमें अगर हम उसको पकड़ के खींचे, उस पर फोर्स लगाए, उस पर कोई बल लगाए तो बड़ा हो जाता है और छोड़ने पर वो नॉर्मल हो जाता है। तो उसी तरह लोच शब्द से हमारा अभिप्राय होता है कि भी किसी भी वस्तु में कितना परिवर्तन आ सकता है, उस माप को ही उस वस्तु का, उस तत्व की लोच है वो बोला जाता है। थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। उसी तरह लोच शब्द से हम यह जानते हैं कि किसी विशेष तत्व में कितनी लचक या फैलाव है, अर्थात वह विशेष परिस्थितियों में कितना फैल सकता है अथवा सिकुड़ सकता है। तो मांग की लोच का सामान्य सा अर्थ हुआ कि मांग की लोच में हम ये मापते हैं कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में किस सीमा तक परिवर्तन होगा। मांग इतनी कम होगी, इतनी बढ़ेगी, या इतनी वो हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस लचक या इस फैलाव को मापना ही कहलाता है मांग की लोच। आगे बढ़ते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले संख्यात्मक तत्वों में वृद्धि या कमी के फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाली या कमी या वृद्धि के विस्तार की मात्रा को मापती है। तो ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व उपभोक्ता की रुचि है, उपभोक्ता की आय है, संबंधित वस्तु की कीमत है, मौसम है, ये हमने पढ़े थे मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। तो इन तत्वों में वृद्धि या कमी की वजह से मांग में जितना वृद्धि या परिवर्तन आ गया उसे ही बोला जाता है मांग की लोच। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि किसी वस्तु की मांग विशेष रूप से उस वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तुओं की कीमत पर निर्भर करती है। और मांग की लोच से हमें यह ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की कीमत अथवा उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण उस वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होगा, इसको मापना ही कहलाता है मांग की लोच। तो हमने अभी 3 कारण पढ़े मुख्यतः। पहला हमने पढ़ा उस वस्तु की कीमत, कि उस वस्तु की खुद की कीमत में परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन हो जाएगा, इसको बोलते हैं, इसके माप को बोलते हैं मांग की लोच। दूसरा कारण हमने पढ़ा उपभोक्ता की आय, कि उपभोक्ता की आय कम या ज्यादा होने से मांग कितनी कम या ज्यादा हो जाएगी, तो इसे बोला जाता है, ये भी मांग की लोच है। तथा संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। संबंधित वस्तु हमने पिछले हमारी क्लास में पढ़ी थी, 2 प्रकार की होती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वो वस्तु होती है जो एक दूसरे का स्थान ले सकती है, जैसे चाय, कॉफी, पेप्सी, कोका कोला, पतंजलि का टूथपेस्ट या कोलगेट। और पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक साथ होता है, जैसे पेन और स्याही, कापी और पेन। तो ये जूते और जुराब, ये है पूरक वस्तु। यानी जब 2 वस्तुओं की मांग एक साथ होती है तो वो कहलाती है पूरक वस्तुएं, और एक वस्तु के जगह पर हम दूसरी का प्रयोग कर ले तो वो होती है स्थानापन्न वस्तुएं। तो इस तरह से 3 मुख्य कारण होते हैं किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने की वजह से मांग में परिवर्तन आने के। अब इसकी परिभाषा पढ़ते। डूले नामक शास्त्री ने मांग की लोच की परिभाषा देते हुए कहा है कि किसी वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन को मांग की लोच कहा जाता है। अब थोड़ा सा अब इसको विस्तार से पढ़ते हैं। जब वस्तु की मांग की गई मात्रा में परिवर्तन को वस्तु की कीमत में परिवर्तन द्वारा मापा जाता है तो उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि किसी वस्तु की मांग की लोच को हम 3 संदर्भों में मापते हैं। तो पहला संदर्भ है कि जब उस वस्तु की कीमत को हम पकड़कर हम ये देखें कि मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो इस लोच को बोला जाता है मांग की कीमत लोच। अब दूसरा, जब मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, या सिंपली शब्दों में कहें कि मांग में परिवर्तन को उपभोक्ता की आय के में हुए परिवर्तन के आधार पर मापा जाता है, तो उसे बोला जाता है मांग की आय लोच।
यानी कि यदि हम उपभोक्ता की आय के अनुसार मांग में कितना परिवर्तन होता है, इसे मापे तो कहलाता है मांग की आय लोच। इसी तरह जब एक वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन उससे संबंधित दूसरी वस्तु, ये संबंधित वस्तु होनी जरूरी है, संबंधित दूसरी वस्तु की कीमत के परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है, तो इसे मांग की आड़ी लोच या तिरछी लोच कहा जाता है। तो इसलिए मांग की जो लोच है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी या तिरछी लोच। एक चीज और हमने यहाँ पे ध्यान रखना है, कक्षा 12वीं का जो सिलेबस है उसमें हमारे सिर्फ मांग की कीमत लोच है। मांग की जो आय लोच और तिरछी लोच है वो आप बड़ी कक्षाओं में कॉलेज में जाकर आप इसको पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक जो आज का मेन टॉपिक है, मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपल सी सरल से सरल शब्दों में कहो तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुई, या मांग की कीमत लोच क्या हुई, कि मांग की वो लोच जो उस वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड which depends on the according to the price of that good is called price elasticity of demand। मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। मांग की कीमत लोच से हमें ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग में कितने प्रतिशत की कमी होगी। यानी कि मांग की कीमत लोच में हम कीमत के घटने या बढ़ने से मांग में जो परिवर्तन हुआ है उसको मापते हैं। यानी इसमें हम किस तत्व का ध्यान रखते हैं, हम ध्यान रखते हैं उस वस्तु की खुद की कीमत, इसमें परिवर्तन हुआ तो मांग में कितना परिवर्तन हुआ, कीमत में परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन हुआ, इसके माप को ही मांग की कीमत लोच कहा जाता है। अब एक छोटा सा हम मांग के नियम और मांग की लोच में अंतर पढ़ते हैं कि मांग की लोच द्वारा हमें परिवर्तन की मात्रा ज्ञात होती है, भाई कितने % परिवर्तन हुआ है। भाई कीमत में 10% परिवर्तन हुआ तो मांग 10% बढ़ गई या 8% बढ़ गई या 12% बढ़ गई, वो होता है मांग की लोच। जबकि मांग के नियम द्वारा हमें परिवर्तन की दिशा ज्ञात होती है। हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि कीमत अगर बढ़ गई तो जो मांग है घट जाती है, यदि इसका उल्टा कीमत घट जाए तो हमारी मांग बढ़ जाती है। तो मांग का नियम हमें सिर्फ इतना बताता है कि भाई परिवर्तन किस दिशा में हो रहा है, परंतु मांग की लोच हमें यह बताता है कि कीमत में कितने बढ़ने से मांग में कितना परिवर्तन होगा, उसका माप करके हमें बताता है मांग की लोच। इसके एक सूत्र के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, मांग की कीमत लोच बराबर माइनस का निशान मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब यहाँ सूत्र में माइनस का निशान का प्रयोग हम करते हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कीमत और मांग इन दोनों में उल्टा संबंध होता है। भाई कीमत बढ़ रही है तो मांग घटेगी, यदि कीमत घट रही है तो मांग बढ़ेगी। ये इन दोनों के बीच में उल्टा संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। इस विपरीत संबंध का प्रभाव खत्म करने के लिए हम इस माइनस के निशान का प्रयोग करते हैं, और इसको डिटेल में जब हम इस टॉपिक को आगे करेंगे तब आपको समझाते हैं। विभिन्न विद्वानों ने मांग की कीमत लोच की परिभाषा देते हुए अपने विचार प्रकट किए हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल ने मांग की लोच की परिभाषा देते हुए कहा है कि मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। भाई कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ बटे में मांग में जितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, इसका माप ही ये जो अनुपात है यही कहलाता है हमारा मांग का नियम।
होल्डिंग के अनुसार मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया स्वरूप मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन का माप है। कुल मिला के दोनों ही परिभाषा में एक जैसी ही बात कही गई, ज्यादा अंतर नहीं है। मांग की कीमत लोच की कोटियां या श्रेणियां, डिग्री ऑफ प्राइस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या होता है? इसको आसान शब्दों में कहें तो हमने अभी जो सूत्र लगा था मांग की कीमत लोच का, उसका जो हमारे उस सूत्र के अनुसार जो हमारा आंसर आता है, तो उस आंसर को माप है भाई। मांग की लोच को जब भी हम मापेंगे, हमें कोई भी 5 जो आंसर हैं वो प्राप्त होंगे। इन्हें ही मांग की कीमत लोच की कोटियां या श्रेणियां कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जब भी हम मांग की लोच कीमत लोच निकालेंगे, हमें 5 जो उत्तर हैं वो 5 तरह के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। इन्हें ही मांग की श्रेणियां कहा जाता है। सबसे पहली है हमारी पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। किसी वस्तु की पूर्णतया लोचदार मांग से अभिप्राय उस स्थिति में है जब प्रचलित कीमत पर मांग अनंत होती है। इस स्थिति में कीमत के थोड़ा सा बढ़ने पर भी मांग शून्य हो सकती है। तो पूर्णतया लोचदार मतलब परफेक्टली इलास्टिक भी सिर्फ कहते हैं ना, सोचने मात्र से ही जहां मांग में परिवर्तन, अनंत परिवर्तन आ जाए, उसे बोलते हैं मांग की पूर्णतया लोचदार मांग। वास्तविक जीवन में ये जो स्थिति है वो नहीं पाई जाती। अब पूर्णतया लोचदार मांग को हम ग्राफ से थोड़ा समझते हैं। ओ एक्स एक्स पर हम जो दर्शाते हैं वो है क्वांटिटी यानी कि मात्रा। ओ वाई एक्स पर हम दर्शाते हैं प्राइस यानी कि कीमत। जो हमारी मांग, जो हमारी कीमत है वो है हमारी ओ डी। ये जो ओ डी है वो हमारी कीमत यानी कि 4 रुपये प्रति इकाई। अब डी डी हमारा मांग वक्र है। इस कीमत सिर्फ इतनी ही रहती है, ओ डी ही रहती है, लेकिन जो मांग है वो 10 इकाई भी हो सकती है, 20 इकाई भी हो सकती है, 50 इकाई भी हो सकती है, 100 इकाई भी हो सकती है। तो कीमत में परिवर्तन न होने पर भी मांग कितनी ही कम या ज्यादा हो जाए तो उसे बोला जाता है पूर्णतया लोचदार मांग। ये जो वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती, इसमें कीमत बढ़ने या घटने की संभावना मात्र से ही मांग में अनंत परिवर्तन आ जाता है। इसे हम दर्शाते हैं ई डी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी। इस जो ये सिंबल है इसको हम अनंत का सिंबल बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। इस तरह से हम इसको दर्शाते हैं ई डी इक्वल टू इन्फिनिटी। रेखा चित्र में पूर्णतया लोचदार मांग प्रकट की गई है। डी डी मांग वक्र पूर्णतया लोचदार मांग वक्र को प्रकट कर रहा है जो ओ एक्स के समानांतर होता है। याद रखेंगे कि पूर्णतया लोचदार मांग में जो हमारा मांग वक्र है वो ओ एक्स के समानांतर होता है। इस अवस्था में मांग की लोच अनंत होती है और इसे हम डिनोट करते हैं ई डी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म का जो मांग वक्र है पूर्णतया लोचदार होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में हम आगे आने वाले पाठों के में विस्तार से पढ़ेंगे। अब हमारी अगली जो मांग की श्रेणी है ये 5 प्रकार की होती हैं। तो हमारी दूसरी जो मांग की श्रेणी है वो है हमारी पूर्णतया बेलोचदार मांग। ये गलत टाइप हो गया, इसको हम लिखेंगे बेलोचदार। यह पूर्णतया बेलोचदार मांग, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। पूर्णतया लोचदार का विपरीत है पूर्णतया बेलोचदार। किसी वस्तु की मांग उस समय पूर्णतया बेलोचदार होती है जब कीमत में परिवर्तन होने का मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। रेखा चित्र में हमने पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र को प्रकट किया है। इस अवस्था में डी डी मांग वक्र है वो ओ वाई एक्स के समानांतर है। तो इस अवस्था में जो हमारा डी डी मांग वक्र है वो एक खड़ी रेखा के रूप में होता है और ये इस ओ वाई अक्ष के समानांतर होता है। इससे प्रकट होता है कि जब वस्तु की कीमत 2 रुपये है तो मांग 4 इकाइयाँ, कीमत 4
या 6 हो जाए तो भी कीमत में होने वाले परिवर्तन का मांग में कोई परिवर्तन प्रभाव नहीं पड़ता है। इस अवस्था में मांग की लोच है वो शून्य होती है। इसे हम ED इक्वल टू 0 से डिनोट करते हैं। ED यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 0। ये जो हमारी OQ या OD जो हमारी मात्रा है, चाहे कीमत वो 2 रुपये हो तो भी ये OQ रहती है, कीमत बढ़ के 4 हो जाए तो भी ये OQ रहती है, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए तो भी हमारी जो मांग है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो केवल इतनी ही रहती है। तो इसलिए इसे बोला जाता है पूर्णतया बेलोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग, इकाई का मतलब एक, इकाई लोचदार या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इकाई लोचदार मांग वह स्थिति है जिसमें कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में इतना परिवर्तन होता है कि वस्तु पर किए जाने वाला कुल व्यय स्थिर रहता है। और थोड़े सरल शब्दों में बोलते हैं इसको, इकाई लोचदार मांग उस स्थिति को कहते हैं जब कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन हो मांग में ही उतना प्रतिशत परिवर्तन हो जाए तो वो होती है इकाई के बराबर। इकाई लोचदार मांग को हम इकाई के बराबर मांग लोच भी कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि कीमत में 10% की कमी हो जाए तो मांग में 10% बढ़ जाए तो ये क्या कहलाएगा, इकाई लोचदार मांग। कीमत 20% बढ़ गई तो कीमत में परिवर्तन कितना, 20%। मांग भी यदि 20% घट जाए तो इसे बोला जाएगा इकाई लोचदार मांग या इकाई के बराबर लोचदार मांग। अब इसको ग्राफ से प्रकट करते हैं। रेखा चित्र में DD मांग वक्र है वो इकाई लोचदार मांग को प्रकट कर रहा है। इस स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर है। प्रारंभ में OP कीमत है, शुरू में हमारी जो कीमत थी वो ये OP थी और जो मात्रा थी वो हमारी थी OQ। OP कीमत थी और OQ मात्रा थी। उसके बाद क्या हुआ, कीमत कम होके OP1 हो गई। कीमत जो कम होके OP से घटकर कितनी हो गई, सिर्फ OP हो गई। ये कीमत सिर्फ हमारी इतनी रह गई। तो इसके फलस्वरूप जो मांग है वो OQ से बढ़कर OQ1 हो गई। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमें जो हमारा मांग वक्र है वो प्राप्त होता है। तो यदि हम इस ग्राफ को देखें तो जितनी कीमत में कमी हुई है उतनी ही मांग में वृद्धि हो गई, तो इसे बोल लेंगे हम इकाई के बराबर। इसे हम ED इक्वल टू 1 से डिनोट करते हैं। ये ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 यानी 1 के बराबर। तो कीमत में 10% परिवर्तन तो मांग में भी 10% परिवर्तन, तो ये होगा इकाई के बराबर। अगला हमारा बिंदु है इकाई से अधिक लोचदार मांग। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो नाम से स्पष्ट होगा, आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कीमत में जितना परिवर्तन हो मांग में उससे ज्यादा हो जाए तो वो होगा इकाई से अधिक। तो कीमत घटी 10%, मांग बढ़ गई 15%, तो ये कहलाएगा इकाई से अधिक लोचदार। कीमत 10% बढ़ गई, मांग 20% घट गई, यानी जितना कीमत में परिवर्तन है मांग में उससे ज्यादा हो, कीमत में परिवर्तन इतना मांग में उससे ज्यादा हो तो कहलाएगा इकाई से अधिक लोचदार मांग। अब इसको पढ़ते हैं। इकाई से अधिक लोचदार मांग वह स्थिति है जिसमें कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु की मांग में इतना परिवर्तन होता है कि कीमत कम होने पर उस वस्तु पर किए जाने वाला कुल खर्च बढ़ जाता है, तो कीमत बढ़ने पर कुल खर्च है वो कम हो जाता है। ये इन्होंने उस वस्तु पर किए जाने वाला व्यय के हिसाब से बता रखा। इसको हम आगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। फिलहाल इसको हम सरल शब्दों में समझते हैं कि इकाई से अधिक लोचदार मांग वह स्थिति है जिसमें कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन हो मांग में उससे ज्यादा परिवर्तन हो जाए। उदाहरण के लिए यदि कीमत 10% कम होती है तो मांग में 15% की कमी हो जाए। मांग में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन हुआ सिर्फ 10, क्योंकि मांग में हो गया 15 यानी उससे ज्यादा है, तो इसे बोल लेंगे हम इकाई से अधिक
लोचदार मांग। यहाँ पर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो जितना ये कीमत में परिवर्तन हुआ, कीमत तो हुई OP से OP1 यानी कि इतनी कम हुई है, जबकि मांग में है उससे कहीं ज्यादा परिवर्तन हो गया। तो ये है हमारा इकाई से अधिक लोचदार मांग। इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं ED यानी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम बिंदु, इकाई से कम लोचदार मांग। नाम से स्पष्ट है, जितना कीमत में परिवर्तन हो मांग उससे कम हो जाए। तो इकाई से कम लोचदार मांग वह स्थिति है जिसमें वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में इतना परिवर्तन होता है कि कीमत कम होने से उस पर किए जाने वाला कुल खर्च कम हो जाए, कीमत बढ़ने से उस पर उसका खर्च बढ़ जाए। या सरल शब्दों में कहीं से जो खर्च वाली परिभाषा को हम बाद में सीखेंगे अगली क्लास में। फिलहाल हम एक सरल शब्दों में समझते हैं। इकाई से कम लोचदार मांग वह स्थिति है जिसमें कीमत में जितना परिवर्तन हो मांग में उससे कम परिवर्तन हो तो वो कहलाता है इकाई से कम। उदाहरण के लिए यदि कीमत 10% कम है तो मांग में केवल 8% की वृद्धि हो तो ये है कहलाता है इकाई से कम। तो वही ग्राफ में हमने OX अक्ष पर हमने मात्रा को दर्शाया है, OY पर हमने कीमत को दर्शाया है, DD हमारा मांग वक्र है, OP हमारी प्रारंभिक कीमत है। कीमत हमारी घट गई, OP से घटकर हो गई OP1 यानी कि इतनी, जबकि मांग में जो परिवर्तन हुआ उसके अनुपात में बहुत कम हुआ। कीमत में जो अंतर हुआ वो है इतना, जबकि मांग में परिवर्तन वो सिर्फ इतना है, OQ से बढ़कर OQ1 होगी। तो कीमत की तुलना में मांग का परिवर्तन कम है तो इसलिए ये कहलाएगी इकाई से कम लोचदार मांग। तो प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद है कि आपको ये जो चीज है आसानी से समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब हम इनके मांग की लोच के जो हम संख्यात्मक प्रश्नों को जब हम हल करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो इन्हीं 5 आंसरों में से एक होगा और हमने यही एक लाइन लिखनी होती है। इसी का हमें विशेष जो लाभ है वो मिलता है। ये हम विस्तार से जब हम इनके संख्यात्मक प्रश्न करेंगे तब हम सीखेंगे। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने जाना लोच शब्द का अर्थ क्या होता है, कहाँ से ये आया है, उसके बाद मांग की लोच का अर्थ, उसके बाद मांग की लोच के प्रकार, और लास्ट में हमने पढ़ा मांग की लोच की श्रेणियां। ये होती है हमारी 5: पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया बेलोचदार, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक और इकाई से कम। मांग की लोच के प्रकार, मांग की लोच है वो 3 प्रकार की थी। मांग की कीमत लोच यानी उस वस्तु की कीमत को ध्यान में रखकर मांग में परिवर्तन को मापा जाए। दूसरी थी हमारी मांग की आय लोच, उपभोक्ता की आय को ध्यान में रखकर मांग में परिवर्तन को मापा जाए। तीसरी थी हमारी मांग की तिरछी या आड़ी लोच, कि संबंधित वस्तुओं की कीमत को ध्यान में रखकर मांग में परिवर्तन को मापा जाए। यदि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई डाउट या कोई सवाल है तो आप अभी हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो आप सभी बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी पढ़ाई में आप सब व्यस्त रहें। तो इसी के साथ आज की हमारी इकोनॉमिक्स लाइव क्लास है वो मैं एंड करता हूँ। इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।